नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बजट 2021-22 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पार्ट में बजट का ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे दूसरे पार्ट में बात होगी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया? मैंने आपको बताया था इस बार का बजट 6 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर हेल्थ और वेलबींग मैं पहली वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बजट पार्ट 1 में। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बजट पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पे पूरा का पूरा फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कैपिटल, बैंकिंग और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के साथ। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव को 13 सेक्टर्स में अनाउंस कर चुकी है। पिछले कई महीनों के करंट अफेयर्स में प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव से रिलेटेड न्यूज कि इस कंपनी को इतना पैसा गया, इन सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव को एक्सटेंड किया गया। प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव क्या है कि भाई सारी कंपनीज को ये बोला गया है कि अगर आप इतना प्रोडक्शन मिनिमम कर देते हैं इतने समय तक तो सरकार से आपको इतनी मॉनेटरी हेल्प मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो एक कंपनी इंडिया में अगर अपने ऑपरेशंस को स्टैब्लिश करती है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, अगर वो कंपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के थ्रू सामान ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है इंडियन इकोनॉमी में, जो सामान डोमेस्टिक इकोनॉमी में बिकने में कॉम्पिटिटिव है और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, तो वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगी। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, मैं अलग से कभी प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव के बारे में बात करूंगा तो डिस्कस करूंगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सी स्कीम्स डिस्कस करने वाली, तो इंडिविजुअली सारी स्कीम्स नहीं समझा सकता। वैसे भी पीएलआई के बारे में मैंने पहले आपसे बात की है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से, मतलब 2021-2022 से अगले 5 सालों के लिए 1.97 लाख करोड़ एलोकेट किए सरकार ने पीएलआई को इस बजट में। टेक्सटाइल्स की बात की जाए तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जिसको बोला गया है मित्रा, इनको लॉन्च किया जाएगा। पीएलआई के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स लॉन्च किए जाएंगे। 7 टेक्सटाइल पार्क्स अगले 3 साल में बनाए जाएंगे। ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितने भी प्रकार की मशीनें, जितने भी प्रकार का स्किल सेट, वो सब उस टेक्सटाइल पार्क में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। कोई टेक्सटाइल कंपनी अगर सीधे सीधे उस पार्क में आती है तो उसको लगा बैठा बैठाया इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, वो सीधे इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। और टेक्सटाइल की बात की जाए तो ये एक लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो बहुत हाई फाई पढ़े लिखे लोग भी नहीं चाहिए। तो भाई कम स्किल के साथ ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है इस टेक्सटाइल सेक्टर में। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल बेस है उसको भी यहाँ पे एक पुश मिलेगा। क्योंकि रिसेंटली देखा है टेक्सटाइल सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में वियतनाम और बांग्लादेश इंडिया को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और वियतनाम और बांग्लादेश पॉपुलेशन के मामले में और एरिया के मामले में इंडिया से बहुत छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ ना कुछ टेक्सटाइल सेक्टर को रिवाइव करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो दिस मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स इज बेसिकली वन सच थिंग। टेक्सटाइल सेक्टर में प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जो बाहर के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गैप, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, गैप, इस टाइप के जो ब्रांड्स है, ज़ारा जैसे, ये लोग बहुत सस्ते में इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर से कपड़ा मांगते हैं, गारमेंट्स मांगते हैं। और चूंकि जो कंट्रीज इनको सस्ते में गारमेंट्स प्रोवाइड करेगा उसको वो मैसिव ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर्स में जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास मार्जिन बहुत कम होते हैं। उनको अपने इनपुट में पैसा कम खत्म करना है। तो अगर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स बना दिए जाते हैं तो रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडीमेड ह्यूमन रिसोर्स कम दाम पे इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिल सकता है, मतलब एंटरप्राइज को मिल सकता है, जिससे ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा रही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कुछ भी नहीं है, मतलब ओवरऑल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा होना, यही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस में जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे उसमें लमसम 111 लाख करोड़ रुपए खत्म होगा, दिस समवेयर अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है भाई। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जब लॉन्च किया गया था तो ये बोला गया था कि 6,835 टोटल प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे इसमें, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 7,400 प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। अब तक देखा जाए तो 217 प्रोजेक्ट्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर बनाए जा चुके हैं, जो कि बने हैं 1.1 लाख करोड़ रुपए की कॉस्ट पे। अब समझिए आप बात को, ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसमें पैसा कहां से आएगा? इसमें पैसा सरकार भी डालेगी, इसमें पैसा प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी डालेंगे, इसमें पैसा फॉरेन मतलब फॉरेन जो गवर्नमेंट्स है, फॉरेन देश की जो सोवरेन पेंशन फंड्स है, इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो भी इसमें पैसा डालेंगे। ऑब्वियसली बात है, इससे उनको रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है भाई। और इससे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा।
इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के चलते जो भी बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स उन प्लेयर्स को दिए जाएंगे जिन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में पैसा डाला है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि जैसा चाइना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को डेवलप कर रहा है ना दुनिया भर में, इंडिया के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पूरे इंडिया में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हमारी सरकार लागू करने की कोशिश कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में स्पेंडिंग बढ़े, इसके लिए सरकार ने एक इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से बना रखा है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना रखा है। सरकार ने बोला है कि हम एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है ये मैंने पिछली बजट की वीडियो में आपको बताया है, नहीं देखा है तो देखिए जाके। इस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम होगा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका कैपिटल होगा 20,000 करोड़ का, यानी शुरुआत में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में सरकार 20,000 करोड़ डालेगी और बाद में अलग अलग सोर्सेस से ऐसा कहा जा रहा है कि जो टोटल पोर्टफोलियो होगा इस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NBFID का वो 5 लाख करोड़ होगा। मतलब इसके पास 5 लाख करोड़ रुपया होगा जो कि मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये बैंक घुमाएगा। ठीक है, फिर भाई मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड एनहेंसिंग द शेयर ऑफ कैपेक्स अंडर स्टेट एंड सेंट्रल बजट। केंद्र सरकार का जो बजट है, राज्य की सरकारों का जो बजट है, उस बजट का मैक्सिमम हिस्सा कैपिटल प्रोजेक्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हो। मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो नए एसेट्स और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डेली मर्रा के खर्चों में चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है, और जो भी सरकारी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करने की बात की जा रही है। तो सरकार के पास जो लैंड है उसको सेल पे देना, बेचना, इन सब चीजों की बात हो जा रही है। एसेट मोनेटाइजेशन में चालू की जाएगी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? तो भाई पोटेंशियल ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स विल बी ब्राउन। देखिए बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जो चालू है या किसी वजह से बंद हो गए, तो जो बंद हो गए उनको फिर से चालू करके खत्म करो। हालांकि उससे पहले आप पूरा असेसमेंट करोगे कि उसमें क्या प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, उससे कितना फायदा होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जिनके अंदर पोटेंशियल उनको फिर से बनाया जाए। ठीक है, इसके लिए एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा। ये एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड जो भी इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो कि यहाँ पे आके पैसा डालेंगे, उनको ये एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बताएगा समय समय पे कि आपने जो पैसा डाला है, इस पैसे का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इतनी यहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, आगे आने वाले समय में आपको इतना फायदा हो सकता है। ये सब चीजें होंगी एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में। प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांस तरीके से एक ऐसा पाइपलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा डाल के इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें, और वो इन्वेस्टर्स कोई धर्म बांट नहीं कर रहे हैं, उनको भी रिटर्न मिले। इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाएगा इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में। इसमें दो और चीजें करी जा रही, NHAI और PGCIL का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यह है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें अलग अलग लोग आके अपना पैसा डालेंगे, उस फंड से पैसा निकाल के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के उससे जो भी फायदा होगा उसके रिटर्न्स उस ट्रस्ट में डाले हुए जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लोगों को मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत आसान होते हैं। आप भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, आपको उतने के यूनिट्स मिल जाएंगे, और बाद में उस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, जितना भी उसके पास इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट में आपको हिस्सा रेगुलरली मिलता रहेगा। तो बेसिकली ये है यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन का कंसेप्ट। यहाँ पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन बहुत ही मैसिव लेवल पे किया जाएगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिस्पेक्ट में जो 2022 वाला फाइनेंशियल ईयर है, नहीं 2021 2022, और ये 21 वाला कौन सा है? 2020 2021। इसके रिस्पेक्ट में 2021 2022 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पहुंचाया गया 5.54 लाख करोड़, जो कि पिछले साल से लमसम 34.5% ज्यादा है। 2 लाख करोड़ दिया जाएगा स्टेट्स को और ऑटोनोमस बॉडी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। रेलवेज की बात की जाए तो रेलवेज ने बनाया है नेशनल रेलवे प्लान 2030। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कमीशन किया जाएगा 2022 तक। ये बेसिकली वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में अलग अलग मेजर शहरों को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइंस है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत ज्यादा न्यूज में है, अक्सर कर न्यूज डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स में आते रहती है कि इस डेडिकेटेड कॉरिडोर का ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे रेलवे लाइंस पड़ चुकी हैं। अक्सर कर मैं करंट अफेयर्स में डिस्कस करता हूँ, अगर आप देखते हो रोज तो। फिर भाई
इस बजट में यह भी अनाउंस किया गया कि जो ब्रॉड गेज रूट्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। लगभग 46,000 किलोमीटर्स के ब्रॉड गेज पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी और यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिसिटी से पट चल पाएंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला गया है कि अर्बन एरियाज में लगभग 20,000 बसों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के अंदर चलाया जाएगा। मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो का कंसेप्ट, ये जो दो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि दुनिया भर से उठाई गई हैं, उनको इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। इनको कभी मैं अलग से समझाने की कोशिश करूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने सोचा है कि कंज्यूमर्स के पास जो इलेक्ट्रिसिटी का चॉइस हो वो कम से कम 2 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से हो। अब अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो मुंबई जैसे शहर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टाटा पावर भी हो सकती है या फिर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का कॉर्पोरेशन भी हो सकता है। तो ऐसे ही इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की जो चॉइसेस हो वो 2 अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से हो, एक से ना हो। और ज्यादातर जगहों पे देखा गया है कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बांटती है और वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिस हिसाब से भी काम करती है कंज्यूमर्स को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से डेवलप किया जाए कि हर कंज्यूमर के पास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में चॉइसेस रहें, ताकि इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर भी कंपटीशन हो, ताकि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। फिर भाई एक रिजल्ट बेस्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम्स लागू की जाएगी जो कि 5 सालों में 3,05,984 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके लागू की जाएगी। ठीक है, यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को इस प्रकार से रिवैम्प किया जाएगा कि रिजल्ट्स पे बेस्ड हो, जिसके भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम है, जो भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगा उसको सरकार और प्रमोट करेगी। हाइड्रो एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया 2020-21 ताकि ग्रीन पावर सोर्सेज से हाइड्रोजन जनरेट की जा सके। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज में पीपीपी मॉडल के अंदर प्राइवेट सेक्टर को 7 पोर्ट्स और एलोकेट किए जाएंगे जो कि लगभग 2000 करोड़ के होंगे। ठीक है भाई, इंडिया रिसाइकलिंग और शिपिंग एक्ट 2019 को इंप्लीमेंट करेगा। यहां पे हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन को इंडिया ने एक्सीड किया है। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन याद रखिएगा, रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग, बेसिकली सेफ रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग एक्ट्स को प्रमोट करता है ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्योंकि इस बार के बजट में है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो याद रखिएगा ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये रिसाइकलिंग ऑफ शिपिंग या रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के रिस्पेक्ट में है। तो इंडिया का रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसकी भी बात की गई इस बार के बजट में। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में जो उज्ज्वला स्कीम चल रही है, जहां पे गांव में एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं, इसकी कवरेज को 8 करोड़ लोगों से बढ़ा के 9 करोड़ तक किया जाएगा। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अगले 3 सालों में 100 और डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो गैस कनेक्शंस आते हैं आपके घर के अंदर, तो अब तक जितने भी जगह पे आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में अगले 3 सालों में 100 डिस्ट्रिक्ट्स में और ये गैस के नेटवर्क्स को फैलाया जाएगा। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, वहां पे आपके घर के अंदर तक गैस कनेक्शंस आते हैं। तो कुछ इस प्रकार की चीजें इंडिया में भी करने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं कब तक हो पाएंगी। फाइनेंशियल कैपिटल की बात की जाए तो सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्शन एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट को मिला के एक सिंगल रैशनलाइज्ड सिक्योरिटीज मार्केट कोड को डिवाइस करने की कोशिश की जाएगी। इससे कैपिटल मार्केट्स इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो भाई जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है ना सिक्योरिटीज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 सालों के लिए 10,000 करोड़ रुपए उधार पे दिया। तो बेसिकली जो 10,000 करोड़ रुपए का उधार है ये लॉन्ग टर्म में एसबीआई से उठाया है, किसने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये किसका पार्ट है, ये कैपिटल मार्केट्स का पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट्स में जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज की ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी इक्विटी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है ना भाई। तो कैपिटल मार्केट को इंटीग्रेट करके इसका जो रेगुलेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कि अलग अलग सिक्योरिटीज को कौन रेगुलेट करेगा। अभी के लिए इक्विटीज को और खासकर शॉर्ट टर्म इक्विटीज को तो सेबी रेगुलेट करता है। इक्विटी और डेरिवेटिव्स खासकर शॉर्ट टर्म को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर हमेशा से बात चलती है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या सेबी रेगुलेट करेगा या आरबीआई रेगुलेट करेगा। अब कहीं ना कहीं ये फिगर निकल के आ रहा है कि भाई कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेगुलेशन में सेबी डोमिनेंट होने वाला है और आरबीआई थोड़ा कम रेगुलेट करेगा किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। बहरहाल
कहीं ना कहीं अगर एक रेगुलेटर निकल के आता है लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट्स में, तो वो हमारे देश के लिए अच्छा ही है, चीजों में क्लैरिटी रहेगी और कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये काफी अच्छा है। फिर एक और इंस्टीट्यूशन यहां पे सेटअप किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेप्ट सिक्योरिटीज को नॉर्मल और डिस्ट्रेस टाइम दोनों में परचेज करेगा, बॉन्ड मार्केट को डेवलप करेगा। गोल्ड एक्सचेंजेस जिनको 2018-19 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, इन गोल्ड एक्सचेंजेस को कौन रेगुलेट करेगा, तो इसका रेगुलेटर अपॉइंट किया गया है सेबी। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ा के 74% किया जाएगा। तो ये सब अब आप इन कुछ पॉइंट्स को आप रट लो फाइनेंशियल मार्केट्स में कि क्या क्या किया गया, कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सेबी, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्शन एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट्स को मिलाया गया है। ठीक है ना भाई। अभी के लिए इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव्स का जो रेगुलेशन है सेबी के अंदर आता है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो रेगुलेशन है वो आरबीआई से निकाल के सेबी को दिया जाए। फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा। गोल्ड एक्सचेंजेस का रेगुलेटर सेबी को बनाया गया है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ा के 74% किया जाएगा। ये सब चीजें दिमाग में रट लीजिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बैंकिंग के फील्ड में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा 20,000 करोड़ का स्टेट एंड बैंक्स में। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा उठा के बैंकों के अकाउंट में डालेगा। क्यों डालते हैं भाई? देखिए, बैंक बहुत सारा पैसा मार्केट में घुमाते हैं, उसके चलते वो हो जाता है एनपीए, बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़नी पड़ती है और बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ गई और लोगों का अगर भरोसा चला गया बैंकों पर से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है कि बैंकों में कुछ कुछ समय पे पैसा डालती रहती है इन बैंकों को हेल्दी रखने के लिए। तो ये 20,000 करोड़ रुपए, ये जो रिकैपिटलाइजेशन है, ये वही है। पिछले साल ऐसा बोला गया था कि रिकैपिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन सितंबर में बोला गया नहीं, हम 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे बैंकों में। इस साल भी बोला गया है 21-22 में कि 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे बैंकों में। 2019-20 में तो सरकार ने प्रपोज किया था कि 70,000 करोड़ डालेंगे बैंकों में। मतलब कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में इनहेरेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात की जाए तो अगर आपका बैंकों में पैसा पड़ा है, जो 1,00,000 रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है, इसको बढ़ा के 5,00,000 रुपए किया जाएगा। यानी अगर आपने बैंक में पैसा डाल रखा है तो आपको मैक्सिमम 1,00,000 का जो इंश्योरेंस मिलता है, इस 1,00,000 के इंश्योरेंस को बढ़ा के 5,00,000 किया जाएगा। तो कल की डेट में बैंक रन होता है तो आप का पैसा 20,00,000 पड़ा हो चाहे 25,00,000 पड़ा हो बैंक में, आपको 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस है कि भाई आपको 5,00,000 रुपए हम दे देंगे। तो ट्रबल्ड बैंक्स में आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम अब कितने का हो गया है? 5,00,000 का हो गया है। तो अब उस बैंक में आपका 1 करोड़ पड़ा हो, चाहे 1.5 करोड़ पड़ा हो, चाहे 20,00,000 पड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बैंक बर्बाद होता है, ये बैंकरप्ट होता है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम पैसा कितना मिल सकता है? तो 5,00,000 मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 5,00,000 भी आपको तब मिलेगा जब उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और वो बैंक लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट करने का मतलब समझते हो कि उसके सारे एसेट्स को बेच माच के जितना भी पैसा निकाला जा सके वो निकाल लिया जाएगा। बैंकिंग की बात की जाए तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जितने भी गंदे लोन्स है, मतलब वैसे लोन्स जो उन्होंने आगे घुमा दिए, जिसका इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा, जिसका पैसा वापस नहीं आ रहा बेसिकली, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैड लोन्स को ट्रांसफर किया जाएगा एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या तो पहले तो ये डिसाइड करने की कोशिश करेगी कि क्या इन एसेट्स को किसी और को बेचा जा सकता है, या देखिए फॉर एग्जांपल होता क्या है, एक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए किसी बैंक से पैसा उठाया, मान लीजिए विजय माल्या ने 25,000 करोड़ रुपए उठाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसी कंपनी को चलाने के लिए। अभी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उस कंपनी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करने की कोशिश करेगा ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उस कंपनी को फिर से चलाने की कोशिश करेगा और नहीं चलती है तो भैया लिक्विडेट करो। बस यही करता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अलग से सरकार ने कोई पैसा नहीं डाला है। बैंकों का जो भी सीधा सीधा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो भी रनिंग लेवल पे जो भी थोड़ा बहुत पैसा होगा, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, जो भी बीच के बड़े बड़े ऑडिटर्स और मीडिएटर्स आके काम करेंगे, उनका जो भी चार्ज होगा वो बैंकें देंगी और उसके बेसिस पे एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही हाई लेवल की एफिशिएंसी पे काम करते हैं अगर होते हैं तो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं एक तीसरा बंदा एसेट रिकंस्ट्रक्शन तभी काम कर सकता है जब किसी एक फेल्ड एसेट को
टेक ओवर करने के लिए कोई तीसरा पर्सन रेडी है। तो स्टील और इन्वेस्टमेंट की कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो कल की डेट में कोई बहुत बड़ा स्टील और कंस्ट्रक्शन का जाइंट आके इस कंपनी को टेक ओवर करके इसको रिवाइव कर दे तो ही कुछ हो सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन में, नहीं तो नहीं हो सकता। डिसइन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनीज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनके प्रेजेंस को मिनिमाइज किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। प्राइवेट कैपिटल, टेक्नोलॉजी, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को लेके आना, जॉब्स बढ़ाना। डिसइन्वेस्टमेंट में होगा क्या कि अब सरकारी कंपनी को बेच दोगे तो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार सोशल और डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाएगी उसके दम पे। दूसरी बात, जब ये प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उसमें प्राइवेट पैसा आएगा, प्राइवेट टेक्नोलॉजी आएगी, प्राइवेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आएंगी, तो काफी अच्छी तरीके से कंपनी काम करेगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक दो प्रकार के सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं ये एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, चौथा बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये चार हैं स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, बाकी है नॉन स्ट्रेटेजिक। इन चार स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट कोशिश करेगी एक मिनिमम प्रेजेंस रखना, ठीक है, और बाकी जो मिनिमम प्रेजेंस है वो सरकार रखने की कोशिश करेगी, और बाकी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनको प्राइवेटाइज या मर्ज कर दिया जाएगा दूसरे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वहां पे सीपीएससीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर किसी दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें करी जाएंगी। मतलब दो सेक्टर से बांटा, एक तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर से बांटा, दूसरा नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से बांटा। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें सरकार ने मिनिमम प्रेजेंस रखने की कोशिश की। मिनिमम प्रेजेंस में कुछ बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां बना दी जाएंगी। तो देखिए बैंक के मर्जर चल रहे हैं, ठीक है, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी के साथ मिला दिया। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी बैंक बनाई जाएगी और वो बैंक सरकार के कंट्रोल के अंदर रहेगी, तो लिमिटेड प्रेजेंस रहेगी सरकार की। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज और सब सरकार के कंट्रोल के अंदर है। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है वहां पे टारगेट है कि सारी की सारी कंपनीज को डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट बनाया सरकार ने वो बनाया है 1.75 लाख करोड़ का। पिछले फिस्कल में बनाया था 2.1 लाख करोड़ का, लेकिन 2.1 लाख करोड़ में केवल 19,499 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ लास्ट ईयर। पिछले साल ही ये सोचा गया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाली जाएगी, बट वो पिछले साल नहीं हो पाई, तो इस साल निकालने की बात की जाएगी। फिर क्या कहा गया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस लिमिटेड, बीईएमएल को भी यहाँ पे पूरी तरीके से बेचा जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को, जिसका एक मेजॉरिटी स्टेक एलआईसी ने 2019 में खरीदा था, ठीक है, तो इसको तो कर ही दिया गया है डिसइन्वेस्ट। दो और स्टेट रन लैंडर्स बैंक को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेच के 1 लाख करोड़ सरकार को मिल जाएंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज का अपोजिशन होगा, ट्रेड यूनियन सरकार के सामने आके खड़े हो जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे सरकार ने नीति आयोग को बोल दिया है कि आप उन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्लान करिए जिनको डिसइन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो कब, कैसे और कितना डिसइन्वेस्ट हो पाएंगे और किस हद तक उसका सरकार को पैसा मिल पाएगा, और इस कोरोना के समय पे इंटरनेशनल कंपनीज और हमारी डोमेस्टिक कंपनीज के पास कितना पैसा है और वो कितना खरीदने वाले हैं एसेट्स को, ये भी देखना बाकी। तो ये थी सेकंड वीडियो दोस्तों। थर्ड वीडियो भी जल्दी मैं लेके आऊंगा और वहां पे पूरा बजट डिस्कशन आपका पूरा हो जाएगा। ये जो दूसरी वीडियो है, इसके बाद जो थर्ड वीडियो है, यहाँ पे जो बजट के बचे हुए 4 पिलर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना बजट 6 पिलर्स में है। 2 पिलर्स में ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ। 2 पिलर्स कौन कौन से बात कर चुका हूँ? पहला हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। अब 4 पिलर्स बचे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, फिर रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। इसके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा वाला पॉइंट था ना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको मैंने पूरा एक वीडियो में कवर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट